हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल तशिका क्लासेस। तो ये चैप्टर 2 है क्लास 6 का, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो इसको आज हम देखने वाले हैं। तो इसको मैं फुल डायग्राम के साथ समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं आपको चीजें समझा देती हूँ, फिर एनसीईआरटी में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा, ये क्या है, हमारा ग्लोब है। ठीक है, ये क्या है, ग्लोब है। और यहाँ से ना एक निडल निकलती है ना। ठीक है, इसके अंदर से एक निडल निकलती है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, अक्ष बोल देते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो इस पिक्चर में आपको दिखाया भी गया है, ये एक्सिस है। ठीक है, तो ग्लोब में यहाँ पर जो ये वाली साइड होती है, ठीक है, ये क्या होता है, नॉर्थ पोल, जिसे हिंदी में उत्तर ध्रुव ध्रुव कहते हैं। और ये वाली जो साइड होती है, ये क्या होती है, साउथ पोल होती है, जिसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और हमारा जो मतलब पृथ्वी होती है, वो क्या होता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइंस है जो मैं आपको समझा रही हूँ डायग्राम्स की फॉर्म में। ठीक है, तो जिससे आपको एनसीईआरटी जब हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। तो जो ये हमारा ग्लोब है, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। क्या होती है, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं और ये एक्चुअल लाइंस नहीं होती है। ठीक है, अर्थ पर तो ये जो ग्लोब की यहाँ पे सबसे बीच वाली रेखा बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इक्वेटर बोलते हैं, जिसे हम विषुवत रेखा या फिर विषुवत वृत्त बोलते हैं। रेखा नहीं बोलते हैं, विषुवत वृत्त बोलते हैं और भूमध्य रेखा बोलते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इसे इक्वेटर कहते हैं। और ये 0 डिग्री पे होती है, मतलब जो ग्लोब को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। ठीक है, अब ये नॉर्थ में है तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिसे हिंदी में उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और ये जो दक्षिण में है तो इसे सदर्न हेमिस्फीयर, जिसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अक्षांश क्या होते हैं। ठीक है, अक्षांश क्या होते हैं, ग्लोब पर जो हम ये पैरेलल रेज यानी समांतर रेखाएं खींचते हैं, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, अक्षांश या फिर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ा देती हूँ, फिर इनका ये डायग्राम से हम और चीजें समझेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 2 आपका ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। तो हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं होती है, पूरी तरह से स्फीयर नहीं है एकदम। ठीक है, ये उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई होती है। देखो, जैसे कि मैं ऐसे थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा। तो उन्होंने क्या बोला है कि उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव, देखो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है और नॉर्थ पोल। ठीक है, जिसे हम उत्तर नॉर्थ पोल और दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल पर थोड़ी चपटी यानी फ्लैट होती है। ठीक है, फ्लैट है, तथा मध्य यानी मिडल में क्या है, ये थोड़ी सी उभरी हुई है। ठीक है, बाहर की तरफ है। ठीक है, बल्ज जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसे दिखती है। ठीक है, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखें, जैसे कि मैंने आपको ग्लोब दिखाया है यहाँ पर। ठीक है, ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। इसका मतलब क्या है कि ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक लघु, यानी इसे हम शॉर्ट फॉर्म में या फिर मिनी फॉर्म इसका देख सकते हैं। पृथ्वी को अगर हम देखना है तो हम ग्लोब को देख सकते हैं।
केस था, अगर हम पृथ्वी को देख रहे हैं तो हम भाई देख सकते हैं कि पृथ्वी ऐसी दिखती होगी गोल में, मतलब छोटा फॉर्म में देखिए तो ऐसी दिखती होगी, ठीक है, ये गलत बन गया, ठीक है, ऐसी दिखती होगी। और भी वास्तविक प्रतिरूप यानी ट्रू मॉडल है, ठीक है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, जैसे कि बड़े ग्लोब जो कि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, भाई एक स्थान से दूसरे स्थान हम उसको नहीं ले जा सकते हैं। और एक पॉकेट ग्लोब भी होते हैं जो कि पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। तो ऐसे भी ग्लोब होते हैं जो कि मतलब पॉकेट में भी रखे जा सकते हैं और जिनके अंदर क्या हो सकती है, और अलग दूसरे ग्लोब के होंगे जो कि गुब्बारे जैसे ग्लोब होते हैं जिनमें हवा भर के भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब छोटे ग्लोब और बड़े ग्लोब, ठीक है। ग्लोब स्तर नहीं होते हैं, मतलब वो फिक्स ही नहीं होते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ, जैसे ये ग्लोब है हमारा, तो इसके अंदर क्या है, ये नेडल फंसी हुई है। इस ग्लोब के अंदर क्या है, ये नेडल फंसी हुई है। तो आज जब हम आपने असलियत में ग्लोब देखा होगा तो आपने देखा होगा कि हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। स्थिर मतलब नहीं है कि ये स्थिर मतलब क्या होता है, ये फिक्स नहीं है, हम इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कि कुम्हार का पहिया या फिर लत्तू घूमता है। जैसे आपने जो कुम्हार होते हैं जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, वो जैसे वो पहिया घुमाता है और मिट्टी के बर्तन बना देता है, वैसे ही मतलब घुमाने का वो स्टाइल बता रहे हैं। या तो लत्तू आपने घुमाया होगा तो वही बता रहा है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो ग्लोब पर हम क्या क्या दिखाते हैं, देशों को, कंट्रीज को दिखाते हैं, महाद्वीपों को दिखाते हैं और महासागरों को दिखाते हैं, ओशियंस को, ठीक है। और उनके सही आकार में दिखाया जाता है, मतलब अच्छे से हम उसको देख सकते हैं कि उसका शेप क्या है, ठीक है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। देखो क्या बोला है कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। जैसे ये तो पृथ्वी के समान किसी गोले पर, जैसे हमने मान लो कोई भी गोला ले लिया, अब उस पे हम कोई पॉइंट को जैसे हमें कुछ मतलब भारत ही बताना है, एग्जाम्पल ले लो, तो हम उसमें बताएंगे कैसे, किसी भी गोले पर हम उसे पॉइंट कैसे करेंगे इतनी सारी चीजों को, क्योंकि पृथ्वी के अंदर तो बहुत सारे ओशियंस आते हैं, है ना, देश आते हैं और महाद्वीप आते हैं, तो उनको हम पॉइंट कैसे करेंगे कि बताएंगे कैसे, बताओ। तो ये करना एकदम कठिन है, टफ है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस प्रकार किसी स्थान की स्थिति यानी पोजीशन कैसे बताई जा सकती है, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं यानी पॉइंट्स एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होगी, मतलब कुछ हम रेखा लाइंस बता दें, ठीक है, उसके संदर्भ यानी रेफरेंस की हमें जरूरत होगी। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। इस लाइन को देखो, इन्होंने क्या बोला है, इस डायग्राम को समझो और फिर इस लाइन को पढ़ो। एक आप देखेंगे कि एक सुई है, देखो मैं ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। ड्राइंग को जज मत करना, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि एक सुई, इस निडल की बात हो रही है, सुई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, निडल बोलते हैं। तो एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था यानी टिल्टेड मैनर में, यानी थोड़ी मतलब टिल्टेड है, झुकी हुई है, ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकते हो आप। अवस्था में स्थित है यानी फिक्स्ड है, समझ में आ गया होगा। इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, अक्ष, क्या बोल रहे हैं, अक्ष, इंग्लिश में बोले तो एक्सिस, ठीक है। तो इसी निडल को हमने क्या बोल दिया कि ये टिल्टेड है यानी झुकी हुई अवस्था में थोड़ी टेढ़ी है, हम बोल सकते हैं। तो इसी को हमने क्या बोल दिया, एक्सिस बोल दिया। ग्लोब पर
वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उसे उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव ध्रुव कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ये जा रही थी, ठीक है, फिर से थोड़ा ड्राइंग को जज मत करना प्लीज। तो ये निडल जो है इन दो पॉइंट से होके जा रही है ना, देखो, हाँ, तो ये वाला पॉइंट से होके जा रही है, ये वाला पॉइंट से होके जा रही है, तो इस वाले पॉइंट को हमने उत्तर ध्रुव कह दिया और इस वाले पॉइंट को हमने दक्षिणी ध्रुव कह दिया, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ग्लोब को इस सुई के चारों और पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बोला ही है, हमारा ग्लोब है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ हम इसको क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। और ये आप अपना जब आप स्कूल में जाओगे तो आप वहां पे ग्लोब देखोगे तो वो भी आपको पता चलेगा, ठीक है। लेकिन याद रखिए इन दोनों में एक अंतर होता है। किन दोनों की बात कर रहे हैं, पृथ्वी और ग्लोब में अंतर होता है, ठीक है। पृथ्वी में वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, वास्तव में यानी रियलिटी में कोई ऐसी निडल नहीं होती, उसके अंदर कोई घुसी निडल नहीं होती है, ठीक है। और ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, तो वो अपने अक्ष पर ही चारों तरफ घूमती रहती है, ठीक है, रिवॉल्व करती रहती है, घूमती रहती है, ठीक है। जो एक काल्पनिक रेखा है, तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं कि एक्स वो होगी, ठीक है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो भागों में बांटती है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये इक्वेटर हमने बोला था ना कि ग्लोब को दो इक्वल हाफ में बांटती है जो 0 डिग्री पर होती है, ठीक है। इसको हमने क्या बोला था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसको हमने सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसे हमने क्या बोलता, विषुवत वृत्त, यानी हिंदी में क्या बोल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेटर, ठीक है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, आधे भाग को जैसे हमने देखा था ना, इसको हमने क्या बोला, उत्तरी गोलार्ध, और इसको हमने क्या बोला, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। भाग को देखो, आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले को, ये दक्षिण वाला भाग है, ये उत्तर वाला भाग है, ये दक्षिण वाला भाग है, ठीक है। तो इसलिए दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। तो ये जो विषुवत वृत्त है यानी इक्वेटर है, ये काल्पनिक वृत्त बनाती है, ठीक है, इमेजिनरी सर्कल्स बनाती है। वृत्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्कल्स। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, देखो ये ऐसे सर्कल फॉर्म कर रही है ना, ये पैरेलल सर्कल फॉर्म कर रही है, बट ये क्या है, इमेजिनरी। एवं ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। तो ये क्या बोल रहा है कि जब ये विषुवत वृत्त है यानी इक्वेटर जो है, ये पृथ्वी पर विभिन्न यानी डिफरेंट प्लेसेस यानी स्थानों की स्थिति यानी पोजीशंस को बताती है। मतलब डिफरेंट प्लेसेस को, क्योंकि हमने क्या बोला कि पृथ्वी में बहुत सारे हम देश को देखते हैं, ग्लोब में हम देखते हैं ना बहुत सारे देश, और क्या देखा था हमने, महाद्वीप और महासागर। तो आप उनकी स्थिति कैसे बताई जाएगी, यानी वो कहाँ पर है, पोजीशंस कैसे बताएंगे, तो इनका रेफरेंस लेकर, ठीक है, संदर्भ यानी क्या होता है, रेफरेंस लेना। तो उसी के रेफरेंस के से हमें बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा कि कौन सी जगह कहाँ पर है, ठीक है। विषुवत वृत्त में
जैसे कि मैं आपको इस डायग्राम से थोड़ा और अच्छे से क्लियर करती हूँ। जैसे ये डायग्राम है, ये देखो, ये हमारा इक्वेटर था। तो हमें पता है कि ये चीन जो है, सॉरी भारत जो है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, और इक्वेटर को बता पाए तभी तो हम उसका वो बता पाए ना, स्थिति बता पाए इंडिया की और चाइना की। समझ में आ रहा होगा आपको? क्योंकि अगर हम बताते ही नहीं, अगर हम मानते ही नहीं, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है कि यहाँ पे विषुवत वृत्त है यानी इक्वेटर है, तो हम इसके इंडिया की और स्थिति यानी पोजीशन कैसे बताते हैं? समझ में आ रहा है आपको? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। देखो क्या बोला है, विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर, ठीक है। देखो ये रहा 0 डिग्री। विषुवत वृत्त जो होता है वो 0 डिग्री पर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और डिग्री को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अंश। तो इस बुक में बहुत बार अंश अंश वर्ड यूज किया गया है, तो उसका मतलब क्या होता है? डिग्री, ठीक है। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक यानी पोल्सिस की तरफ, यहाँ पे पोल्सिस है ना, एक मिनट, ये देखो ये पोल्सिस है। तो उन्होंने क्या बोला? विषुवत वृत्त से पोल्सिस की तरफ, ठीक है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक यानी पोल्सिस तक स्थित सभी समांतर वृत्तों, यानी जो समांतर यानी क्या होते हैं? पैरेलल वृत्तों यानी सर्कल, जो पैरेलल सर्कल्स बन रहे हैं वो विषुवत वृत्त से लेकर उत्तरी ध्रुव ध्रुव तक, उसको क्या बोल रहे हैं? अक्षांश रेखाएं बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल पैरेलल, जो ये हॉरिजॉन्टल आप लाइन बोल सकते हैं ना, ऐसे याद कर सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टल जो लाइंस बनती है, ठीक है, और ये विषुवत वृत्त से लेकर उत्तरी ध्रुव तक, उसको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। अक्षांश को अंश में मापा जाता है, देखो अंश आ गया तो यानी डिग्री में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। तो वही मैंने आपको बोला कि जो ये हमारी इक्वेटर है वो 0 डिग्री पर है, ठीक है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। देखो इसको समझने की कोशिश करो आप। देखो यहाँ पे क्या है? ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। देखो क्या बोला है, और ये हमारा 0 डिग्री है यानी विषुवत वृत्त इक्वेटर। तो विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुव, यहाँ की बात करें और यहाँ की बात करें, ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर से चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसका ये 1/4 तो है, ये पूरा क्या है? एक सर्कल है ना, पूरा सर्कल है, और इसका ये 1/4 पार्ट ही तो है, ठीक है। अतः इसका माप यानी मेजर क्या होगा? 360 अंश, अंश यानी डिग्री का 1/4 यानी 90 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है आपको? ये वाले डायग्राम में आपको यही उत्तरी अक्षांश के बारे में बता रखा। अक्षांश भी यहाँ पर दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये नॉर्थ साइड आती है ना, तो ये उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, और नीचे की तरफ आते हैं तो साउथ साइड आती है, तो यहाँ पे साउथ लेटिट्यूड यानी दक्षिणी अक्षांश बोल सकते हैं। देखो वही चीज मैंने आपको बताई थी ना कि ये बोल रखा है कि इसका
जो ये पृथ्वी का 1/4 पार्ट है, ये हम इक्वेटर से कि कोई से भी पोल की तरफ जाते हैं, नॉर्थ और साउथ की पोल की तरफ जाते हैं, तो ये 360 का 1/4 पार्ट है, तो 90 डिग्री हुआ। तो ये बोल रखा है कि 90 डिग्री है। इसको भी, इस डायग्राम को भी आप देखिए, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रोटेक्टर रख के आपको दिखाया है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। ये 90 अंश है। इस प्रकार 90 अंश यानी 90 डिग्री की बात हो रही है। उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, वही वाला, ये उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है। और 90 अंश इधर वाला की बात कर रहा है, यानी दक्षिणी, तो अक्षांश दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहा है इधर, ठीक है, आप समझ गए होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश, देखो इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को, समझ में आ रहा होगा आपको, पैरेलल लाइंस दिखाएं, यानी क्या होते हैं पैरेलल लाइंस को उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी, ये हमारी इक्वेटर हुई, तो ये दक्षिणी, ठीक है, दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश, तो ये सारा क्या है, ये दक्षिणी अक्षांश नीचे वाली कहलाएंगे, और ये ऊपर वाली उत्तरी अक्षांश, समझ गए होंगे आप। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के माप मान के साथ उनकी दिशा यानी उत्तर या फिर दक्षिण को लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर और दक्षिण, जैसे कि मैं आपको इस डायग्राम से ये चीज समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि हमने ये देखा डायग्राम, तो यहाँ पे देखो ये उत्तर की तरफ है ना, ये पहले ये विषुवत रेखा विषुवत वृत्त देख लो आप, तो ये सारी उत्तर की साइड है। तो ये देखो 20 डिग्री उत्तर, 40 डिग्री उत्तर, 60 डिग्री उत्तर, और यहाँ पे ये दक्षिण की साइड है, तो 20 डिग्री दक्षिण, समझ में आया आपको। और ये उ और द से ये हम इसको इंडिकेट करते हैं यानी दर्शाते हैं, इसका सिंबल बोल सकते हैं। देखो यही चीज लिखा है, सामान्यतः इसे उ तथा द अक्षर से व्यक्त किया जाता है यानी इंडिकेट किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों ही एक अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। तो वो आपको था ना, इधर मान लो कोई 20 अंश है, तो ये जगह के बारे में ये बता रखा है कि ये सारी जगह 20 अंश पर है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत रेखा के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजॉन्टे विषुवत रेखा के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। देखो उन्होंने अब क्या बोल रखा, दो चीज बोल रखी है कि ये दोनों जो जगह हमने बोला कि चंद्रपुर, देखो फिर से पढ़ते हैं, महाराष्ट्र में चंद्रपुर तथा ब्राजील, हम दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन दोनों ही एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री पर है। लेकिन कौन दक्षिण में और कौन उत्तर में, वो चीज भी स्पेसिफाई कर रखी है इन्होंने कि लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में है, ये चंद्रपुर उत्तर में है। और ये जो बेलो हॉरिजॉन, एक मिनट क्या है, बेलो हॉरिजॉन्टे विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। तो ये इधर ये 0 डिग्री, तो इधर ये 20 डिग्री, ये जगह यहाँ पर है, और ये चंद्रपुर वाली यहाँ पर है। समझ गया, समझ में आ गया होगा आपको, अब समझ में आ गया हो कि ये इमेजिनरी लाइन का भी हमने ये क्यों बनाया। ये देखो अक्षांश हमें क्यों बनाना पड़ा, ताकि हम और भी जगह और अच्छे से पोजीशंस बता सके, ठीक है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे
हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता है। तो चित्र 2.2 देख लेते हैं। ये वाले चित्र की बात करी गई है। तो उन्होंने क्या बोला है कि विषुवत वृत्त से हम दूर जाते हैं। तो इसमें जो ये समांतर, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हाँ, तो हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांशों का आकार क्या होता है, घटता जाता है। हाँ देखो, ये हमें साफ क्लियरली दिख रहा है। देखो ये कितना बड़ा था, फिर छोटा होता गया, छोटा होता गया, फिर छोटा होता गया। तो यहाँ से क्या हो रहा है, आकार क्या हो रहा है, डिक्रीज, यानी कम होता जा रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे का टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में जरूर बताना कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, डायग्राम के साथ आपको समझ में आया कि नहीं। और प्लीज मेरे चैनल तशिका क्लासेस को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मैं 6th क्लास के सिलेबस कंप्लीट करूंगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किया है तो प्लीज ऑन कर लो, क्योंकि जब नया वो वीडियो आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए प्लीज ऑन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। थैंक यू।